सभागार में उपस्थित विभिन्न जगह से आए हुए माताएं, बहनें, हमारे भाई, बुजुर्ग, सभी को तहे दिल से जोहार, सलाम को जोहार। आज का जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यूसीसी, समान नागरिक संहिता। जैसा कि हम जानते हैं, पूर्व के वक्ताओं ने कहा, एक तरफ आदिवासियों को संविधान में विशिष्ट अधिकार प्राप्त है, विशिष्ट दर्जा प्राप्त है। भारत के मौलिक अधिकार के अंदर, संविधान का पार्ट 3 के अंदर, भाग 3 के अंदर आदिवासियों को विशिष्ट दर्जा प्राप्त है। साथ साथ अन्य को तो है, लेकिन उसमें भी कई सारे मामलों में आदिवासियों को सुरक्षा मिला है। वह मौलिक अधिकार जिसके उल्लंघन पे हम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसी तरफ भाग 4 जो कि कहता है राज्य को एक नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। खासकर बहुत सारे नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके मद्देनजर राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपनी कानून बना सकती है, प्रयास कर सकती है। उसके उल्लंघन पे ना तो कोर्ट जा सकते हैं और ना ही कोर्ट और सरकार हमारे ऊपर दबाव बना सकती है। ये एक अबाध्यकारी चीज है। उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका वर्णन पूर्व के वक्ताओं ने किया है। सामाजिक असमानता को दूर करने की बात है, मुफ्त कानूनी शिक्षा देने की बात है। यहाँ तक कि असमानता को दूर करने के लिए खासकर आदिवासियों के संदर्भ में आर्टिकल 46 खासकर शैक्षणिक और सामाजिक असमानताओं को आदिवासियों के संदर्भ में और अनुसूचित जाति के संबंध में विशेष प्रावधान करेंगे। ये भी उसका वर्णन है। तो क्या वो प्रावधान यूसीसी से कम है? सरकार को सोचना है। साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो विषय है, खासकर पारिवारिक कानूनों के मामले में कानून बनाना, वो तो समवर्ती सूची का पार्ट है। और विशेषकर जब हम आदिवासी समाज की बात कर रहे हैं, तो आदिवासी समाज जो है विशिष्ट समाज है। हम याद करें, संविधान में तो आदिवासी को आदिवासी कौन होगा, क्या कारण होगी, उसकी तो व्याख्या नहीं है। लेकिन हम याद करें लोकूर कमेटी 1965 का, जिसमें उन्होंने 5 आधार बताए थे। एक जो बोला कि उसका आदिम लक्षण होगा, दूसरा जो होगा कि आदिवासी अपने भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हों, उनकी अपनी भौगोलिक पहचान है। अलग अलग आदिवासी समुदाय का अपना क्षेत्र है। उसके साथ उन्होंने कहा कि इनकी एक विशिष्ट संस्कृति है। साथ साथ बाकी अन्य समुदाय में मिलने जुलने में थोड़ी हिचक है और सामान्य रूप से पिछड़े है, ये सामान्य रूप से पिछड़े हैं। तो उनमें से विशिष्ट लक्षण ना केवल उसके वेशभूषा, खान पान, संगीत, वाद्य से संबंधित है, बल्कि उनके विशिष्ट कानून से संबंधित है, जिसको कि हम बोलते हैं रूढ़ी प्रथा, दस्तूरी कानून या कस्टमरी लॉ। ये आदिवासियों का अपना है और हर एक आदिवासी में अलग अलग है। चाहे हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें 3200 आदिवासी जनजाति के संदर्भ में, या फिर हम बात करें और सारे जनजातियों के बारे में। भारतवर्ष में लगभग 730 से भी ज्यादा जनजातियां इस भारतवर्ष में हैं। क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनकी अपनी व्यवस्थाएं नहीं है? क्या उनके मौलिक अधिकार के अंदर
उसकी अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार जीवन अनुसरण करने का अधिकार नहीं है, उनको भी उतना अधिकार है जितना अन्य लोगों को है। यहाँ तक तो उनको अनुच्छेद 29-30 के तहत अपनी सांस्कृतिक अधिकार भी प्राप्त है, अपनी भाषा को लेके, अपनी लिपि को लेके, और यहाँ तक अनुच्छेद 13 के अंदर में इन्हीं विशिष्ट संस्कृति के वाहन होने के वजह से उनको, उनकी विधियों को, कस्टम और यूसेज की बात की गई है, रूढ़ी प्रथा की बात की गई है, जिसको कि कानून का बल प्राप्त है। और ये जो रूढ़ी व्यवस्था जो है उनके अपने समाज में है, और उनके जो पारिवारिक जो चीजें हैं, चाहे वो शादी से संबंधित हो या शादी विच्छेद से संबंधित हो या गोद लेने से संबंधित हो या उत्तराधिकार से संबंधित हो या अडॉप्शन या गार्जियनशिप से संबंधित हो, हर एक आदिवासी समुदाय में भेद है और वो अपने रीति रिवाज से संचालित है। इसका तो प्रोटेक्शन संविधान में है। तो आप समान नागरिक संहिता, जैसे कि कहा गया कि समान का मतलब क्या, समान समान जन के लिए, ना कि समान असमान जन के लिए। तो 46 अनुच्छेद तो ये भी कहता है कि आप यूसीसी के अलावा आपको सामाजिक असमानता भी दूरी करनी है। क्या आप बिना सामाजिक असमानता दूरी किए हुए आप समान कानून ला सकते हैं? पहला प्रश्न। आर्टिकल 14 जिसका कि हवाला देकर लोग कोर्ट जाते रहे हैं कि जो कानून है वो महिलाओं के खिलाफ है, तो वहां पे भी तो कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 हर केस में एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात नहीं करता है, वो रिलेटिव इक्वालिटी की बात करता है। अगर वो चीज नहीं है तो संविधान के अन्य धाराओं में आपको तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कही गई है, वहां पे तो विशेष रिजर्वेशन की बात की गई है। और सरकार पिछड़े लोगों को, आदिवासियों के हित में विशेष प्रावधान बनाए हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में दाखिला के लिए, फिर सीनियरिटी के मामले में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो ये क्या, ये भी तो है पार्ट 3 का पार्ट, मौलिक अधिकार का पार्ट, लेकिन विशेष प्रावधान है, समानता तो नहीं, लेकिन वहां पे तो समानता समान के लिए, ना कि समानता असमान के लिए। दूसरी तरफ हम जाएंगे तो देखेंगे जो बातें 2018 की रिपोर्ट में है, हालांकि कोई ड्राफ्ट तो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन एक आकलन है पिछला ड्राफ्ट को देख के कि क्या चीज पे बदलाव लाने की कोशिश कर रही है सरकार। और कुछ अखबारों के माध्यम से अगर हम जाएं तो देखेंगे विवाह का उम्र, तलाक के ग्राउंड्स, विवाह में कितने लोगों से आप विवाह कर सकते हैं, एक विवाह कि 2 विवाह कर सकते हैं, संपत्ति का अधिकार, पुरुष के अलावा महिलाओं को भी की बात हो रही है, महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार का बात कर रहे हैं। जहां तक इनहेरिटेंस का बात है, उत्तराधिकार की बात है, महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार, पैतृक और स्व संपत्ति का अधिकार की बात हो रही है। साथ साथ गोद लेने की व्यवस्था, जो कि पुरुषों बच्चों के साथ बच्चों की गोद लेने की बात हो रही है, या महिलाओं को भी अधिकार देने की बात हो रही है गोद लेने की, और गार्जियनशिप। ये तमाम मुद्दे हैं जो अखबारों के माध्यम से आए हैं, हालांकि ये प्रारूप नहीं है, लेकिन पिछला रिपोर्ट और अखबारों के जो आने से एक तरह का लग रहा है कि होना हो इधर कुछ इसी मोटे पे बदलाव होने की संभावना है। लेकिन आदिवासी समुदाय किस तरह से प्रभावित, सवाल खासकर जो समाज समान नागरिक की बात कर रहा है उसकी आधार क्या है, धार्मिक आधार। आदिवासी का कोई धार्मिक आधार नहीं है। वो जो रूढ़ी प्रथाएं हैं
उनकी अपना सामाजिक आधार है। वो समाज के तरफ से समाज को संचालित करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए हैं, जिसको कि हजारों सालों से पूर्वों के माध्यम से समाज में अनुसरण किया जा रहा है। कोई धर्म विशेष नहीं, धर्म तो अभी है ही नहीं, धर्म का कॉलम तो है ही नहीं। तो हमारा धर्म के आधारित कोई रूढ़ी प्रथा तो नहीं है, हमारे सामाजिक आधार, समाज के नियमों के आधार है। दूसरी तरफ हम देखें आदिवासी समाज, एक तरफ हम मध्य भारत या पूर्वी भारत के राज्यों की बात करें तो बहुतायत में जो आदिवासी समाज है वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था पे आधारित है। पिता को एक केंद्र माना है और सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पिता से होकर आ रही है। संथाल हो, ओराव हो, मुंडा हो या अन्य जनजातियां हो, जो पिता को केंद्र मान के उनकी सामाजिक संरचना बनती है। दूसरी तरफ ऐसी जनजातियां हैं उत्तर पूर्व में जिसका परिवार का आधार और समाज की जो बनावट है वो माता के अनुसार है, माता को केंद्र मान के उसकी सामाजिक संरचना है। ये आज की बात तो नहीं, ये हजारों साल से बनी हुई है। वो व्यवस्था में वो जी रहे हैं, उनको उनकी तरीके से जीने का अधिकार पहले से दिया जा चुका है और साथ साथ संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त है। खासकर 371 और 371 के सीरीज में आप जब जाएंगे तो 371 के और अन्य प्रावधानों में मिजोरम, नागालैंड और सारे राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। खासकर उनके कस्टमरी कानून में केंद्रीय कानून लागू नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उनका न केवल उनकी संरचना जो है, जो माता को आधार बना के की हुई है वो भी बिगड़ी, बल्कि संविधानिक अन्य प्रावधानों का भी आपको उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप उसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। क्या समाज तैयार है? क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि मेघालय जैसे राज्य में गारो, खासी और जैतिया ट्राइब हैं, जनजातियां हैं, खासकर मां के आधार पे छोटी बेटी को उसकी संपत्ति के अधिकार प्राप्त है, जिसको बोलते हैं नौमा। उसी तरह खासी छोटी बेटी को खादू बोलते हैं, जिसको कि वो भी माता, जिसको माचों बोलते हैं। मां को केंद्र में मान के छोटी बेटी को पैतृक संपत्ति का अधिकार है और शादी करके लड़की है, लड़का है जो लड़की के यहाँ जाता है। गारो और खासी उनकी सामाजिक संरचना बनी। इसी तरह जैतिया जो समुदाय है वो भी माता के वंश के हिसाब से चलती है, छोटी बेटी को अधिकार है। और यहाँ तक कि वो और भी जनजाति समुदाय हैं, जैसे मिट्टी जनजाति है, इसमें शादी करने के बाद लड़का लड़की अपने अपने घर रहते हैं और समय समय पे एक परिवार से मिलने जाते हैं। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में अन्य जनजातियां हैं, नागा, मिजो और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो जज में जो आते हैं उनकी अपनी व्यवस्था है। तो एक तरफ आप पिता को आधार बन के समाज, दूसरी माता, और एक तरफ जैसा समुदाय है साउथ की तरफ जाएं वहां भी केरला जैसे राज्य में मारू कत्तियम जो कि माता का वंश के आधार पर समुदाय है, और एक समुदाय तो ऐसा है शोम्पेन जैसे आदिवासी समुदाय है लक्षद्वीप और अंडमान सेंट्रल निकोबार में, जो ना तो माता के हिसाब से चलते हैं ना तो पितृसत्तात्मक है, बल्कि परिवार का माता पिता यह निर्णय ले सकता है कि हम अपनी संपत्ति में किसको अधिकार दें अपनी चॉइस के हिसाब से। तो इतनी विविधताएं हैं हमारे आदिवासी समाज में, उन विविधताओं में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हो रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ की सामाजिक संरचना बदलेगी, वहां की सामाजिक संरचना बदलेगी, साउथ की सामाजिक संरचना बदलेगी। तो जहां तक जो बातें आई हैं उस बात में हम देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई बाल विवाह होता है, बाल विवाह को हम बंद करना चाहते हैं। आदिवासी में तो इक्का दुक्का समुदाय को अगर छोड़ दे तो बाल विवाह का जो सिस्टम है वो तुलना नहीं है, एज का कोई तो फैक्टर ही नहीं। अब बहुतायत में लोग तो
बालिग होने के बाद ही आदिवासी समाज में शादी विवाह करते हैं। तो फिर आप यूनिफॉर्म सिविल लॉ कोड लाके किसके विषय में कह रहे हैं? वो तो ऑलरेडी एक लॉ बना हुआ है, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट है, तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के किसके ये ला रहे हैं? दूसरी ओर जहां तक एक से ज्यादा शादी करने की बात है तो आदिवासी समुदाय में तो बहुतायत में जो है समाज जो है वो एक पत्नी एक विवाह पे विश्वास करता है। कुछ ग्राउंड्स हैं वो सभी जगह के समाज में है, चाहे पागलपन का ग्राउंड है या इनफर्टिलिटी का ग्राउंड है, वो कोई एक अपवाद है जहां पे समाज स्वीकृति देता है अपने रीति रिवाज के तहत कि आप जा सकते हैं, तो सामाजिक परंपरा के हिसाब से। तो किस तरह से आप आदिवासी समाज को दूसरे समाज से तुलना कर रहे हैं? जो मुख्य समस्या है वो इनहेरिटेंस उत्तराधिकार को लेकर है, क्योंकि उत्तराधिकार को लेकर सभी का सिस्टम एक तरह से बना हुआ है। अगर महिलाओं को पैतृक संपत्ति पे जिस तरह से बातें उनके आगे उसकी अधिकार मिले, तो ये जो कस्टम है सीएपी में 8 और 7 की धारा में प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है। तो अगर ये आता है तो एक तरफ ठीक है, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे चीजें ऑलरेडी से दी गई है, लेकिन अगर ये इसमें चेंज होता है जेंडर इक्वालिटी के नाम पे, तो सामाजिक रूप से संपत्ति का विखंडन की समस्या और विकराल होगी। वर्तमान में जो कानून है इसके होने के बावजूद भी आज हम देखते हैं रांची जैसे शहर में या अन्य जगहों में सीएनटी और एसपीटी एक्ट जैसे कानूनों का भरपूर उल्लंघन हो रहा है और जमीन हमारे कब्जे से बाहर जा रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले समय में जेंडर इक्वालिटी के नाम पे सीएनटी में बदलाव आता है, क्योंकि सीएनटी में वो प्रोविजन को कोडिफाई किया गया है कि पिता के हिसाब से चलेगा। कुछ केसेस में महिलाओं को जीवन भर तक उसको भरण पोषण का अधिकार है, जो अविवाहित महिला है उसको अधिकार है अपने पिता की संपत्ति पे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार को बेचने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये मान्यता है कि आदिवासियों की संपत्ति किसी की समुदाय पर्सनल नहीं, सेफ परचेज करेंगे। लेकिन संभावना ये है कि अगर इसमें अमेंडमेंट होता है तो हमारे लिए सोचने वाली स्थिति होगी, ना केवल यहाँ के लिए बल्कि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है वहां के लिए भी, तो सामाजिक संरचना बदलेगी। तो इस तरह से जो प्रावधान हमारे पैसा कानून में दिए गए हैं, जिसमें ये कहता है कि गांव को अपने रीति रिवाज की तरह आपको चलाना है, तो रीति रिवाज की तरह चलाना है या फिर रीति रिवाज की तरह से पद्धति से आपको डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करना है, विवादों का निपटारा करना है। तो विवादों का निपटारा हर एक आदिवासी समाज अपने प्रथागत संस्थाओं के माध्यम से करता आ रहा है। मान की मुंडा हो, डोकलो चोर हो, मांझी परगना हो, पाड़ा व्यवस्था हो, उसकी जो अहमियत है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कहीं न कहीं वो प्रभावित होगा, क्योंकि आपके पास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए बचा के शादी से संबंधित सारे यूसीसी, डिवोर्स के ग्राउंड सारे यूसीसी, किसको गोद लेना है वो यूसीसी, जमीन किसको देना है पैतृक और सर्व अक्वायर्ड वो यूसीसी तय करेगा। इस तरह से हम देखेंगे कि वो चीज हमारा कस्टमरी कानून में जो प्रावधान दिए गए हैं उसको कहीं न कहीं चोट पहुंचाएगा। तो इस तरह से जो यूसीसी वो जैसे कि बातें आ रही हैं कि ट्राइबल एरिया को छोड़ दिया जाएगा। ट्राइबल एरिया के बारे में तो देख क्या गया है, अन्य क्षेत्र में कौन सा अन्य क्षेत्र इसका कुछ पता नहीं। तो कुल मिला के आप लोग देखें तो आदिवासी क्षेत्रों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके प्रथागत कानून को एक तरह से अहित करने वाला कानून होगा। इतना करके मैं अपनी वक्तव्य अंत करता हूँ। धन्यवाद।